आप इस अभ्यास वर्ग में सभी लोग बड़े इस संगठन के बारे में सुनने को आ रहा है। जी जी बिल्कुल आवाज आवाज अच्छी है। हाँ, हमारा एक संगठन राष्ट्रीय संगठन है। अभी हमारे जो ये बोल रहे थे, अभी मेरे पहले जिन्होंने कहा है कि हमारा संगठन एक विशेषता से भरा हुआ संगठन है। इसकी नींव ही एक राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित के ऊपर रहने के इस पे होने के कारण हमने गत 60-65 साल से जो कार्य किया है वो संगठन को सभी के साथ लेकर हमने खड़ा किया है। संगठन की नींव होती है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं पे निर्भर होता है। अभी बताया गया है कि हमारे कार्यकर्ता कैसे हो, पारिवारिक कार्यकर्ता नहीं है, संगठन पे समर्पित कार्यकर्ता, यह हमारी जिम्मेवारी होती है। हमारे यहाँ जब भी ज्वाइन होते हैं, भारतीय मजदूर संघ से कहीं भी कार्यकर्ता ज्वाइन होता है, तभी वो एक प्रकार की आत्मीय समर्पण की राष्ट्रीय भावना लेकर संगठन से जुड़ता है। और जिसे ये भावना, जिसमें ये भावना के पीछे जिससे स्वार्थ होता है, वो कार्यकर्ता हमारे इसमें बैठने के लिए हिचकिचाता है। ऐसे हिचकिचाने कार्यकर्ता संगठन के काम में आते नहीं है। संगठन की शक्ति है, कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन संगठन प्रबल होने के लिए संख्या का जो कोई अब लगाते हैं संख्या ज्यादा हो, कोई ये नहीं है। संख्या मात्र विकल्प नहीं है। संगठन यदि मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हो, तो किसी भी मात्रा में संगठन का हम प्रभाव पूरे उद्योग में रख सकते हैं। आज भारतीय मजदूर संघ अपना जो प्रभाव सब तरफ रखा हुआ है, उसका कारण भारतीय मजदूर संघ का हर कार्यकर्ता उसके लिए अभिनंदनीय है। उसका एक कार्य, भारतीय मजदूर संघ का कार्य ही कार्यकर्ता से जुड़ा है। भारतीय मजदूर संघ की जब भी कार्य नींव रखी गई है, तभी हमने कार्यकर्ताओं को प्रमुख माध्यम माना गया है। नेता या पदाधिकारी, ये तो नेता या पदाधिकारी रहते हैं, मगर हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो एक आत्मसमर्पित जीवन से कार्य करता है। बाकी संगठन, हमारे संगठन में यही एक विशेषता है। और ये कार्यकर्ता तैयार करने के लिए हमें क्या करना है? आवाज रुक गई अशोक जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, रेंज का कुछ इशू लग रहा है। टेक्निकल चैलेंज है उनके साथ, कुछ नेटवर्क इशू है। यस अशोक जी। इस रूट की सभी लाइन अभी व्यस्त है, तो क्या कुछ समय पश्चात। हाँ, सुनने को आ रहा है क्या? यस यस यस। तो जब भी हम अपने कोई बिल्डिंग की, हमारा मकान की नींव रखते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो कॉलम्स, पिलर्स होते हैं। और जो पिलर खड़े करते हैं हम, तो उसमें सिर्फ कंक्रीट और लोहा से नहीं होता, उसमें हमारी आत्मसमर्पण की भूमिका होती है। वहाँ हमारा आत्मसमर्पण होता है, समर्पण होता है, भावना होती है। वैसे ही संगठन में जब हम अपना समर्पित जीवन संगठन के प्रति हम रखते हैं, सुनने को आ रहा है? जी आवाज आ रही है। हाँ, अभी बीच बीच में अटक रहा है, इसलिए जरा क्षमा चाहता हूँ। तो हमारे सांस्कारिक जीवन से हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। हम कार्यकर्ताओं से बड़े अपेक्षा करते हैं, कार्यकर्ता संगठन से अपेक्षित करता है। कोई सदस्य जब भी बनता है वो कार्यकर्ता इमीडिएट बनता है, ऐसा नहीं है, उसके कार्यकर्ता बनाना पड़ता है। और ये कार्यकर्ता ही बाद में संगठन की नींव आगे बढ़ाता है। कार्यकर्ताओं कैसा होना चाहिए?
अभी कार्यकर्ता से संगठन बढ़ते हैं। जैसा हम उदाहरण लिए तो दिया होता है, दिया में दिया पंथी जिसको कहते हैं, दिया है, तेल है, बाती है, इनका समर्पित जीवन एक में को समर्पित पैरेलल चलने के कारण दिया जलता है और दिया जलने के बाद वो प्रशंसक के लिए प्रकाश देता है। अशोक जी के साथ लगता है कुछ ज्यादा ही चैलेंज है। उनका माइक ये हो गया मुझे लग रहा है। नहीं, उनका नेटवर्क का काफी चैलेंज आ रहा है लगता है उनका। ठाकरे जी फोन करो। नहीं, फोन करेंगे तो कट होगा अभी। नहीं या तो फोन आने की कारण उनका ऐसा होगा। नहीं, वो अपना डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करें। कॉल करीता आहात आ गए वापस। आ गए क्या? नहीं नहीं, साहब उनको बोलिए डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट होना। ठीक है। तब तक जो है दादा को बोलिए, दादा अपना जो है बात करेंगे, तब तक दादा बोलेंगे। दादा का माइक अनम्यूट करो। वो दादा करेंगे। दादा अपना माइक, दादा चक्रवर्ती दादा कहाँ है? दिलीप दादा है ना? दिलीप दादा। हाँ बोलिए। दादा आप बोलिए जब तक। उनका काफी चैलेंज लग रहा है नेटवर्क का। हाँ आ गए। आगे उनका माइक अनम्यूट कर। वो एक मिनट वो खुद ही कर सकते हाँ, हैं। आ रहा है? हाँ आ रहा है। Yes. तो कार्यकर्ताओं की जो आत्मीय शक्ति जो होती, मनोभूमिका, वो संगठन के प्रति कैसी है? पॉजिटिव है या ओनली सेल्फिश है? इस पे कार्यकर्ता का प्रमाण निर्भर होता है। अभी हम जब 10 लोगों को सदस्य बनाते हैं, उसमें से सभी कार्यकर्ता करके निर्माण हो जाएंगे ऐसी नहीं, और उसमें होना भी चाहिए ऐसी अपेक्षा भी हम नहीं करते। संगठन खड़ा करना हो तो 100 लोगों को मिलने के बाद 10 लोग ऐसे मिलते हैं कार्यकर्ता जो हमारे लिए प्रति स्वाभिमान से लेके आत्माभिमान के सारी स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और संगठन के प्रति वो निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं तो वो समर्पित रहते। और कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं को एक प्रकार का नैराश्य जो आता है कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो हमारी संगठन बढ़ता क्यों नहीं है? मानवीय, हम मनुष्य का संगठन चलाते हैं, हमारा संगठन मनुष्य का है और मनुष्य के जितने भी स्वभाव है, जितने भी कॉर्नर्स मनुष्य के आते हैं वो हमारे संगठन के जो सदस्य है उसमें आएंगे। इसलिए नैराश्य जीवन में आने के लिए कोई जरूरत नहीं। कार्यकर्ता तैयार करने के लिए सालों साल लगता है, मगर आज की स्थिति में लोग इतने जल्दी में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए तैयार होते हैं कि संगठन के योग्यताओं का भी अभ्यास न करते हुए अपनी अभिलाषा कैसी पूरी हो इसके लिए वो प्रयत्नशील होते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावध रहना चाहिए। हमें आज सुबह संगठन की स्थापना की और शाम को संगठन बंद किया, ऐसी स्थिति में हमें आना नहीं है। कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा मजबूत और दावेदार संगठन का होता है। ठेंगड़ी जी ने अपने भाषण में कभी भी कहा, कभी भी देखो संगठन उस पर लिखा हुआ है, संगठन खड़ा करने वाला कार्यकर्ता होता है, संगठन को चलाने वाला कार्यकर्ता होता है, संगठन को ऊपर शिखर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता होता है, और समय आने के लिए संगठन को बंद करने का भी कार्यकर्ताओं को ही श्रेय जा सकता है। बाकी बाहर का लोग कोई कर नहीं सकता है। हम सौभाग्यशील है कि हमारा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी ने हमें बार बार अपने जीवन काल में मार्गदर्शन किया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे संगठन के बड़े बड़े नेता
बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने हमें मार्गदर्शन किया हुआ है। मैं ये नहीं समझता कि सभी को ये मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, मगर जिस कार्यकर्ता को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनका काम है कि हमारा जिस हमको जो सौभाग्य मिला है उसको एक कार्यकर्ताओं से दूसरे कार्यकर्ताओं को स्थानांतरित करें। हमारे हर कार्यकर्ता ठेंगड़ी जी क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारा हर कार्यकर्ता रमन भाई शाह क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारा सभी कार्यकर्ता एक सेवन सेवक क्यों नहीं बन सकते? सेवन सेवक की भूमिका स्वयंभू होनी चाहिए। ये हमारे प्राइमरी स्थिति में कभी भी प्रशिक्षण में बताया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वैज्ञानिक ने कहा है कि कार्यकर्ता कैसा हो तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो ध्येय से प्रेरित होना चाहिए। अपना ध्येय क्या है, अपने संगठन का विचार क्या है, संगठन के विचार, संगठन का ध्येय यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ संगठन है, हमारे कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं, कोई कमियां आ गई तो उसको दूर करते हैं, ये हमारा ये नहीं उद्देश्य। बाकी संगठन का हो सकता है, रोजी रोटी ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमें तो हमारा देश को एक प्रकार संगठन द्वारा जितना भी हमारा खारी का वाटा है, जितना बिंदु हमारे जीवन में हम पे आया है, उसको सफलता पूर्वक हमें हमारी मंजिल तक ले जाना है। इसलिए हमारा ध्येय का जो प्रखंड चिंतन, ध्येय का हमारा प्रखंड चिंतन, जो हमारे बिंदु दिए हुए ध्येय, उसका प्रखर चिंतन होना चाहिए। अब ये प्रखर चिंतन कैसा होगा? सिंगल बैठ के तो चिंतन नहीं होता है। यह चिंतन जो होता है, मैं बैठे बैठे एक जगह बैठूंगा, चिंतन नहीं होता है। संगठन का चिंतन यह कभी वो सामूहिक चिंतन होता है। इसलिए सामूहिक नेतृत्व, समूह और सामूहिक जीवन का दर्शन, यही संगठन का एक प्रकार से दूरदर्शिता होती है। हम जब 4 कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हमारे विचारों का चिंतन करेंगे और चिंतन करने की बात जब 4 लोगों में से बैठ के वहां का समन्वय जब जमेगा तो संगठन की आदर्शवादी भूमिका जो होती है, संगठन की आत्मसमर्पण की जो भूमिका होती है, संगठन की जो एक भाग हमारा स्वयंभू जो व्यक्तिमत्व होता है, जो हमारे कठिनाई होती है, संगठन की मर्यादा होती है, संगठन की समस्या होती है, उसका चिंतन के कारण हम विमोचन कर सकते हैं, उसमें समस्या का हल कर सकते हैं। यह कार्यकर्ता का पढ़ा एक प्रकार का है। इसलिए हमारा सामूहिक चिंतन किससे होता है? हमारा रोज बैठना हो, हफ्ते में बैठना हो, आने वाले समय का चिंतन करना हो, हर कार्यकर्ताओं के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हम उसका यदि विचार करें, उतना जो है उससे आत्मीयता से उससे जुड़ना हो, उसका पारिवारिक संबंध से भी उसका कैसा संबंध मिले, उसकी भी हमने विचार हमारी करनी चाहिए। और जब ये विचार करते करते जब आता है तो हमारा सामूहिक संगठन है, उद्योग का संगठन है, हमारे साथ उद्योग में चलने वाले सब कार्यकर्ता है, अनेक कार्यकर्ता है, कामगार है, श्रमिक है, हमारी उद्योग में रहते हैं ऐसे नहीं है, उसके साथ आने वाली हमारी जनता है, हर प्रकार के कस्टमर है, ग्राहक है, उनसे भी हमारा व्यवहार से हमारे संगठन की पहचान होती है। कभी भी पूछता है, कोई भी गया है, कभी आप विचार करेंगे तो कोई पूछता है, ये आदमी हमारे को मिला था, इसने जो मेरे से जो व्यवहार किया है, वो इतना व्यवहार, इसके संस्कार थे, ये कहाँ का है? और जब वो कहाँ से बोलता है यह इससे फलाने फला संगठन से जुड़ा है, हमारे कभी भी देखो, अभी बहुत से लोग बोलते हमारे संगठन की संख्या बहुत कम है, मेंबरशिप बहुत कम है, मगर हम जब व्यवस्थापन से जुड़ना चाहते हैं, हम जब कभी व्यवस्थापन से अब किसी से बात करना चाहते हैं, तो उनका जो भाव हमारे पास आदर भाव जो मिलता है, वो हमारी संगठन की एसेट है। वो नहीं सोचते कि इनके पास कितने लोग, लेकिन जो भाव से वो हमसे बात करते हैं, भले काम नहीं होता होगा, एक आधे बार काम होता भी नहीं होगा, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्नेह संबंध जुड़ना, उनके पास अपनी चिंता रखना, और हम चिंता करते हैं किसकी करते हैं? हमारे खुद की तो चिंता नहीं करते, हमारा ध्येय की चिंता करते हैं, हमारा जो भाव है वो रखते हैं, और इसे हमारे साथ जो चल रहा है उसको साथ लेकर कदम से कदम बढ़ाते हैं। यह भावना यदि हमारे व्यवस्थापन में जो हमारे साथ काम करता है उसमें यदि निर्माण हो गई
तो उसको एक प्रकार की सुरक्षितता होती है। उसको लगता है इसके साथ मैं रहने के साथ, इस ऐसा कार्य करता है, इसके साथ मैं चलूंगा तो मेरा जीवन में जो भी समस्या है, पारिवारिक हो, औद्योगिक हो, संगठनात्मक हो या सामाजिक हो, इसका कुछ तो भी निराकरण इसके सहयोग से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये देह से परिचित रहता है। समाज में क्या होता है, समय का भी बड़ा बलवान होता है, समय का योगदान भी होता है। मेरे पास आज समय नहीं है, मैं बात नहीं करूँ, इसलिए कार्यकर्ताओं ने कभी भी अवेलेबल होना ये आवश्यकता से ये होता। आज बाहर की जो परिस्थिति है और उसके कारण आज हम जिस औद्योगिक या क्रांति के कारण आज जो विज्ञान का विकास हो रहा है, उसके कारण हम एकजुट हो गए। हमारी समस्या को हमने विचार करेंगे, अभ्यास वर्ग की बात आपने रखी है, और इसके कारण गत 6 महीने से जो कार्यकर्ताओं में जो निराशाजनक वातावरण निर्माण हो गया था, उसमें एक प्रकार का संजीवनी का काम यह अभ्यास वर्ग कर सकता है। जैसा, और ये अभ्यास वर्ग जब कर सकता है, वैसा ही हर के आदमियों की, हर कार्यकर्ताओं की सोच भी बढ़ा सकते हैं। सोच बढ़ाना हमारा कार्यकर्ताओं का काम है। किसी का भी सोच क्या है, उसकी सोच कभी भी पॉजिटिव हो, उसकी सोच कभी प्रकृति के कारण निरोगी हो, उसकी सोच के कारण उसका जीवन सफल हो, यही हमारी बहुत से कुछ ये होती है। बहुत से लोग काम करते हैं, उसको कभी कभी पागल बोलते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का पागलपन, काम करने की मस्ती, काम करने की सनक, ये कभी कभी संगठन के लिए उत्साहवर्धक होती है। मैं करूं ना करूं ऐसा विचार कभी न आते हुए मैं, हम सब मिलकर कार्यकर्ताओं की भावना की कदर करते हुए, सभी कार्यकर्ता अपने गुण के दृष्टिकोण से हम जो देखते हैं उसमें उतरते हैं, ऐसा नहीं है। उंगलियां भी सभी एक छोटी मोटी होती है, लेकिन सभी के कार्यकर्ताओं में, सदस्यों में जो आत्मविश्वास निर्माण करना कुछ कार्यकर्ताओं से होता है, कुछ कार्यकर्ता उसके साथ रह के भी आत्मविश्वास निर्माण कर सकते हैं, और कार्यकर्ताओं की नींव के कारण, बात के कारण उसमें भी अपनी आत्मविश्वास निर्माण करने और कुछ काम करने का स्थान निर्माण करने की कार्रवाई हम कर सकते हैं। छोटा छोटा कार्यकर्ता, अभी जब हम कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता होते हैं, हम सब स्वयं को एक प्रकार की जिम्मेवार कार्यकर्ता समझते हैं, तो हमने हमारे सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, उनकी कार्यक्षमता का अभ्यास करना आवश्यक। कार्यक्षमता के कारण ही हम काम कर सकते हैं। उसको ये नहीं चाहिए कि इसकी कार्यक्षमता ज्यादा है, इसकी नहीं है। महाभारत में, रामायण में इसके बहुत उदाहरण आते हैं। अभी रामायण में आपने हमने देखा है टीवी में, रामायण में लंका में पहले भगवान राम, श्री राम ने बजरंग बली को उसको तरफ भेजा। हनुमान जी अपनी आत्मीय शक्ति नहीं जानते, आत्मीय शक्ति को हमने उसको जागरूक करने की चेष्टा वहां की गई, और वो चेष्टा होने के कारण सफल हुई, और उसने पूरा कार्य अपना सफल किया। मगर जब एक एम्बेसडर करके, एक दूत करके, जब राम भगवान श्री राम को जब लंका में भेजना चाहिए था, तो फिर से हनुमान जी को भेज सकते थे भगवान, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाली के लड़के को भेजा, और उसपे जो आत्मीयता थी, उसमें जो क्षमता थी, उसका उपयोग किया, और पूरी क्षमता के साथ वो अपना अच्छा कार्य करके आए। कार्यकर्ताओं की क्षमता को हमने देखना चाहिए। कार्यकर्ताओं की क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है। एक ही कार्यकर्ताओं को सब काम देकर उसका दूसरे कार्यकर्ताओं की क्षमता का पहचान न करना, यह भी कभी कभी हमारे संगठन के लिए कमियां निर्माण कर सकता है। इसीलिए हर कार्यकर्ताओं की क्षमता क्या है, उसका अंतर्भाव क्या है, उसकी भावना क्या है, उसका अभ्यास करें, तो उसको हम जिम्मेवारी, अलग अलग जिम्मेवारी दे सकते हैं। और यदि वो जिम्मेवारी के साथ काम करता है, तो हमारा संगठन चलाने के लिए उसका उदात्त हेतु काम में सफल हो सकता है। नहीं तो उसके बाद अभी विचार करेगा, वो स्वयं को तो उसको ये नहीं सोच सकता कि मैं काम कर सकता हूँ। कभी भी देखा है तो
कोई कार्यकर्ता अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं कर सकता। कायम कार्य संगठन उसका मूल्यांकन करना चाहिए। स्वयं कार्यकर्ता जो मूल्यांकन करेगा वो 100% पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मूल्यांकन करने की कार्यकर्ताओं की क्षमता वो अपनी दृष्टि से करता है। लेकिन संगठन के सभी कार्यकर्ता उसका यदि योग्य मूल्यांकन करे और उसको समझाए कि उसकी योग्यता क्या है, वो ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है। हमारे अभ्यास वर्ग में इसमें कुछ हम बार बार कहते हैं और उसके जो भी कार्य को हम हीरे में जैसा पहलू डालते हैं वैसा उसको पहले करने के डालते हैं। अभ्यास वर्ग जो होता है कार्यकर्ता ने समझना चाहिए कि मेरा अभ्यास वर्ग के लिए चयन हुआ, यहाँ तक ही मैं सीमित हूँ, ये नहीं हो सकता। एक कार्यकर्ताओं ने अभ्यास वर्ग अटेंड किया, एक कार्यकर्ताओं ने हमारा कोई कार्यक्रम अटेंड किया, वो कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग की बात हो, वहां का विवरण हो, वहां का वृत्त हो, वह अपने 10 कार्यकर्ताओं को कैसे पहुंचाए, उस पर कैसा निर्भर करे, उसको कैसा उसके इसमें ढाले, ये जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि हर कार्यकर्ता हर जगह नहीं पहुंच सकता, ये लिंक होती है। कहा जाता है कि एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाता है तो दीपमाला होती है, एक फूल से दूसरे फूल में रहा तो फूलमाला होती है। वैसा ही एक संगठित कार्यकर्ता, ध्येय शुद्ध कार्यकर्ता, ध्येय से निर्भर कार्यकर्ता यदि अपना संगठन की माला है, अपन दीपमाला है जगाते जाएगा, तो संगठन का पूरा प्रकाश अपने उद्योग में हम फैला सकते हैं। संगठन के बड़े रोष होते हैं, पदाधिकारी होता है, पदाधिकारी का चयन होता है, कार्यकर्ता उसके तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे पास जिम्मेवारी आई, संगठन ने दी, तो हमने पूरी क्षमता के साथ वो जिम्मेवारी उसको लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे से होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उस जगह बैठने के बाद ही उसको वहाँ का स्टेयरिंग क्या है, बाकी के जो अवयव ये होते उसकी जानकारी नहीं मिलती, एक प्रकार की जिम्मेवारी नहीं मिलती। और इसीलिए संगठन जब भी उसकी योग्यता देख के, उसकी क्षमता देख के कोई जिम्मेवारी देता है, तो उसने समर्पित जीवन से लेना चाहिए, ना कि दूसरों जैसा दूसरे कार्यकर्ताओं ने इसको दिया है मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसा अभी भाव नहीं आना चाहिए। कार्यकर्ता बड़ा मजबूत होता चाहिए। कार्यकर्ता नहीं होती, पदाधिकारी तो कार्यकर्ता के भरोसे ही हम काम कर सकते। और इसीलिए किसी कार्यकर्ताओं ने मुझे जिम्मेवारी नहीं मिली, मैं संगठन के लिए नाकाम हूँ क्या, मैं अकार्यक्षम हूँ क्या, या ऐसी हीन भावना से लेकर संगठन ने अपना जीवन व्यतीत करना ये कार्यकर्ताओं की भूमिका नहीं है। उदात्त ध्येय, मैं संगठन का सेवक हूँ, हल्का भी काम हो तो मैं कर सकता हूँ, मैं कोई संगठन के पास कोई आर्थिक अड़चन हो तो वही मैं पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे आर्थिक जितने भी विपत्तियां है, वो जो भी संगठन का कार्यकर्ता हम संगठन में जो भी आर्थिक नीतियां चलाते हैं या संगठन के लिए निधियां इकट्ठा करते हैं, वो कार्यकर्ताओं की क्षमता से मिलती है। हम क्या वही डोनेशन से जाता है, तो देने वाला सामने वाला कार्यकर्ता किस योग्यता का है उसका विचार करते संगठन को निधि देते रहते हैं। निधि जो मिलता है संगठन के तरफ देख के नहीं मिलता है, कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है, कार्यकर्ता क्या करता है। अभी हमारे कभी भी कार्यकर्ता, हमने ऑफिस में टेबल छोड़ के यदि हम गए कहीं और किसी हमारे अपर ऑफिसर को मिलने गए, तो हमारा वहाँ का ऑफिसर ये समझता है कि ये कार्यकर्ता बिना फजूल घूमता नहीं, ये कुछ संगठन के काम से या फिर ऑफिस के काम से नहीं गया होगा। इतना विश्वास जब हमारा कार्यकर्ता निर्माण कर सकता है, तो हमें कोई भी संगठन के लिए निधि इकट्ठा करना हो, संगठन के लिए कोई भी आर्थिक स्थिति में हम उलझने का समय हो, ऐसा नहीं आता है। हमारी जब भी समस्या है उसको हल निर्माण होते हैं। कोई भी आज तक संगठन शुरू हुआ है वो कार्यकर्ता मनुष्य के ऊपर हुआ। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई, उसके बाद 12 साल के बाद संगठन की एक प्रकार की कार्यवाही हुई, एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में जोड़कर संगठन का खड़ा गया, और संगठन खड़ा करने के बाद अधिवेशन की व्यवस्था करके एक कार्य समिति बनाई, और जिसका नियम से, कॉन्स्टिट्यूशन से एक प्रारूप करने के लिए 12 साल।
हम तो बहुत भाग्यवान है, सौभाग्य है कि हमारे पीछे, हम कार्यकर्ताओं के पीछे पूरे विश्व में, विश्व को जानने वाला, ILO में समर्पित जीवन की भावना रखने वाला, ILO में भी दबाव रखने वाला, सरकार में भी, कोई भी सरकार हो, आजकल जो भी सरकार आती है, इस सरकार में अपना वैचारिक दबाव रखने वाला भारतीय मजदूर संघ हमारे साथ है। हम उस संगठन के कार्यकर्ता है जिस संगठन को आने वाले 100 साल से भी ज्यादा हमारा जितना भी योगदान हम दे सकते हैं, ऐसी भावना करके अपना आत्मसमर्थन करके समर्पित जीवन से, वो समर्पित जीवन व्यक्तिगत ही नहीं तो सामाजिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से नहीं तो पारिवारिक जीवन से, व्यक्तिगत नहीं तो मैं जहाँ रहता हूँ उस मोहल्ले की, वहां भी उसमें अपना छवि उमटकर यदि कार्यकर्ता खड़ा रहता है तो वो कार्यकर्ता के कर्तव्य, अपना जो जिम्मेवारी है वो पूरी कर सकता है। मैं हूँ, मेरा संगठन है, हम है, हमारा संगठन है, मैं कार्यकर्ता हूँ इसलिए संगठन चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं संगठन में हूँ, मेरी जिम्मेवारी, मेरी पहचान संगठन है और इसीलिए मैं भारतीय मजदूर संघ की एक जिम्मेवारी के साथ कार्य करने वाला कार्यकर्ता बनूं, ऐसी भावनाएं देकर यदि हम सब चलेंगे, आने वाले समय में हम रेल हो या रेल से जुड़े अन्य कई भी यूनिट हो, उसमें अपना प्रभाव निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। जैसा कि आपने एक कार्यकर्ता के कर्तव्य और कैसा उसका व्यवहार और कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। आपने एकदम सही कहा कि किसी बिल्डिंग की नींव उस बिल्डिंग के क्षमता को बताती है, उसी तरह एक कार्यकर्ता जो किसी भी संगठन का नींव है, अगर वह अच्छा और समर्पित रहेगा तो वह संगठन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अब हमारे अगले कार्यक्रम के लिए जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है, उसके लिए श्री गुलाब सिंह यादव, चीफ लोको इंस्पेक्टर, ये रेलवे में सेफ्टी के ऊपर अपना विचार देंगे और हम लोगों को उसके बारे में, जो कि सेफ्टी आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है और हर आदमी को सेफ्टी का ज्ञान होना चाहिए। इवन सब लोग जानते हुए भी सेफ्टी को कहीं कहीं इग्नोर कर देते हैं। इस चीज पर श्री गुलाब सिंह यादव जी अपना विचार देंगे। श्री गुलाब सिंह यादव, अपना अनम्यूट करें माइक प्लीज। हाँ, अनम्यूट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही हेलो, है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? आ रही, अच्छी आ रही। भूताड़ साहब ने बहुत उत्साहवर्धक बात कही। हमारे कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश प्रक्षेपण किया। अभी मैं अपना वक्तव्य रेलवे सेफ्टी पर देना चाहता हूं। तो आदरणीय मंगेश देशपांडे जी, सहायक महामंत्री BRMS, चक्रवर्ती दादा जी, संगठन मंत्री विजय ठाकरे साहब, जो प्रभारी हैं SCCR और सेंट्रल रेलवे के, बहुत ही डायनेमिक अशोक सिंह जी, जो जोनल अध्यक्ष MRKS, रत्नाकर वाघेज जी, महामंत्री MRKS। बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं आप लोग और ये मंच देकर आप लोगों ने हमें बहुत प्रसन्नता दी है। मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर GS यादव, बड़ा अच्छा हमारे मन पसंद का टॉपिक आपने दिया है इस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। मैं सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ हूं रेलवे में और लगभग 30 साल हो गया मैं सुरक्षा का काम ही रेलवे का देखता हूं। महोदय, हम गर्व के साथ कह सकते हैं, इसलिए कि सुरक्षा का जो विजन है मैं बहुत ज्यादा रखता हूं। 30 साल का अनुभव है मुझे। हमारी रेलवे बहुत सुरक्षित है।
हाँ, कभी कभार चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो या कभी कभार दुर्भाग्यवश, जो कि उसका रेट अभी बहुत कम होता जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि रेलवे की दुर्घटनाओं में बहुत कमी आ रही है पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा। का वजह ये कि हमारी टेक्नोलॉजी दिन के दिन रेलवे में बढ़ती जा रही है। अब बहुत तेजी से जिस तरीके से रेलवे तरक्की कर रहा है, शायद ही कोई विभाग इस तरह से तरक्की करे, और सरकार का इस पर बड़ा जोर है कि रेलवे हमारी तरक्की करे। हमारा जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन है भारत का, वो रेल से होता है। रेल हमारी मेरुदंड है, रेलवे हमारी बैकबोन है। अभी लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, फिर भी रेलवे नहीं बंद हुई, और देश में जो भी रसद है, दाल है, चावल है, सब्जी है, पहुंचाने के लिए हमारी गाड़ियां, मालगाड़ियां निरंतर चल रही हैं। हाँ, मेल एक्सप्रेस जो पैसेंजर की ट्रेन हैं उसको रोक दिया, लेकिन मालगाड़ियां जैसे लॉकडाउन के पहले चलती थी वैसे आज भी चल रही है। और रेलवे की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मालगाड़ियां ही रेलवे की इकोनॉमी को मजबूत बनाती हैं। अब मैं सुरक्षा के बारे में बोलना चाहता हूं, और मेरे वक्तव्य के बाद शायद आप ये जरूर समझेंगे कि रेलवे कितनी सुरक्षित है, कितनी अच्छी है। अगर हम एसी 2 टायर, एसी 3 टायर या किसी भी कोच में यात्रा करते हैं तो आप अच्छे से चैन से सो करके अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। तनिक भी आपके दिल में डर नहीं होना चाहिए। जब हमारी गाड़ी नागपुर से दिल्ली के लिए जाती है तो हर पल गाड़ी पर नजर होती है। एक पल हर 10 किलोमीटर पर लगभग स्टेशन होते हैं, कभी तो 5 और 7 किलोमीटर पर होते हैं। स्टेशन मास्टर देखता है, पॉइंट्समैन देखता है, ड्राइवर असिस्टेंट देखता है, गार्ड देखता है। जो टीटी स्टाफ गाड़ी के अंदर होता है, तकरीबन ये समझ लीजिए कि 50 लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी में से आरपी को देखते हैं, आपको सोने के लिए बहुत ही सुविधा देते हैं, आप निश्चिंत सो सकते हैं। और स्टेशन मास्टर देखता है, हर 7 किलोमीटर जो स्टेशन पड़ता है, एक तरफ से स्टेशन होता है, थोड़ी सी भी गंध चिनगारी आई कि गाड़ी को अगले स्टेशन पर शंका होने पर भी रोक करके उसकी सुरक्षा निश्चित की जाती है। उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत सही ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे। किसी को सुरक्षा के मामले में हमारी रेलवे पर शंका नहीं होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान में एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था, हमारे रेल मंत्री ने सीधा जब फटाक से अपना बयान दिया कि आप लोग हमारी रेलवे से चलें, हमारी रेलवे सुरक्षित है, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे है। अब हम चाहे रेल कर्मचारी हो या रेल कर्मचारी से हट के दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, थोड़ा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि कुछ जरूर बिंदु ऐसे हैं जहां हम सबको सजग रहना चाहिए। कभी कभार दुर्भाग्यवश आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं। आग लगने में हम सबको फायर फाइटिंग के बारे में जानकारी हासिल होना चाहिए। उसके लिए जैसे हम किसी कोच में बैठे हुए हैं, उसमें 4 इमरजेंसी विंडोज होते हैं, जिसे सबको पता होना चाहिए। शायद हम लोग लापरवाही से इन बहुत बहुमूल्य चीजों का ज्ञान नहीं रखते और वक्त पर हम बहुत सारे लोगों की लाशें देख लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि अगर ये काम हमने कर दिया होता तो जो 10 लोग मरे थे 8 ही मरते। तो इमरजेंसी विंडो एसी कोच में, हर कोच में 4 होती है। जो अगर मान लो काट फायर हो गया, आग लग गई, तो वो इमरजेंसी विंडो खोलने का जो ट्रेनिंग है वो आम नागरिक को भी होना चाहिए और रेल कर्मचारी को तो होती ही है और होना चाहिए। कहीं काट फायर हुआ, फट से इमरजेंसी विंडो आपको खोल देना चाहिए। वो कुछ नहीं है, 4 विंडोज एक कोच में होती है। जब आप डोर में एंट्री करते हैं तो जो तीसरा ग्लास विंडो होता है वो इमरजेंसी विंडो होती है। इसी तरीके से 4 दरवाजे होते हैं, चारों का जो तीसरा विंडो होता है लगभग
वही इमरजेंसी विंडो होता है, उसको आप बड़े आसानी से खोल सकते हैं। एक हैंडल होता है, उसको खींच लीजिए, रबर सहित ग्लास बाहर आ जाता है। बाहर का आदमी नहीं निकाल सकता, लेकिन अंदर का व्यक्ति आसानी से उसको निकाल सकता है। अंदर के स्मोक से जिससे दम घुट के लोगों की जानें जाती हैं, उनको आप उस इमरजेंसी विंडो से बाहर निकाल सकते हैं। उसका धुआं भी बाहर निकल जाएगा, बाहर से फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी, लोगों की मौतें कम होंगी। दूसरे, अगर अंधेरा हो गया, जंगल में गाड़ी में आग लग गई, हो सकता है अंधेरा हो जाए, सर्किट कट जाए, तो उसके लिए इमरजेंसी लाइटिंग की व्यवस्था गार्ड के पास होती, बहुत अच्छी होती है। पूरी गाड़ी में अंधेरा हो जाए, वो इतना बड़ा बॉक्स होता है छोटा सा, उसको गार्ड से हेल्प करके ले आइए, और किसी भी कोच में 2 नट बोल्ट होते हैं, उसमें अटैच कर देगा, पूरे जंगल में रोशनी हो जाएगी। और आग को बुझाने के लिए हर कोच में 2 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जानकारी होनी चाहिए। हर कोच में 2 होते हैं, एसी 2 टायर, एसी 3 टायर में, स्लीपर में नहीं होते। हर कोच में 2 फायर एक्सटिंग्विशर, इंजन में 4 होते हैं, और ब्रेक वान में 2 होते हैं। ऐसे लेके 10-12 आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएंगे, आग बुझाने का यंत्र। कभी भी आप उसकी मदद से पूरे ट्रेन की आग बुझा सकते हैं। ये आपको हर ट्रेन में अवेलेबल होगी। हम लोग हर गाड़ियों को चेक करते हैं, ये इक्विपमेंट्स होना चाहिए, अदरवाइज गाड़ी को हम नहीं चलाते हैं। और अब एक्सीडेंट की बात आती है, कभी कभार चाहे नेचुरल कैलेमिटी हो, एक्सीडेंट रेलवे में कभी कभार साल 2 साल में सुनने को आपको मिलता है। आप जब गाड़ी में चलते हैं, चढ़ते हैं, तो इस बात का भाव शायद है गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। अगर दुर्घटनाग्रस्त, देखिए पहले तो गाड़ी होती नहीं, अगर हुई भी तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने गाड़ी में करके रखा है। पैसेंजर्स को केयर करने का पूरा इंतजाम गाड़ी के अंदर है। वहां ड्राइवर असिस्टेंट इंजन में 2 लोग रहते, गार्ड रहता पीछे, आरपीएफ रहता, टीटी स्टाफ रहता। सभी फायर फाइटिंग में ट्रेंड होते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में एकदम परफेक्ट होते हैं, बहुत ही कुशल होते हैं वो। आपको ईश्वर, ठीक है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो मरने नहीं देंगे। अगर मान लीजिए डेरेलमेंट की वजह से 2 कोच डैमेज हुए, तो वहां डिजास्टर मैनेजमेंट इतना क्विक हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि तुरंत शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो ड्राइवर ही फ्लैश, अगर मान लो इस तरह का ड्रिलमेंट हुआ तो बाजू की लाइन फॉलो होती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग मरते हैं कि एक दूसरी गाड़ी आके टकरा जाए, लेकिन वो टकरा नहीं पाएगी, इसलिए ड्राइवर के पास एक इंतजाम होता है, फ्लैशर लाइट ऑन कर देता है, सामने की आती हुई गाड़ी को वो रोक देता है। और जो फ्लैशर लाइट के बाद उस लाइन को प्रोटेक्ट किया जाता है, डेटोनेटर लेके एलपी दौड़ता है और गाड़ी को आने से रोक देता है, इसलिए कि अगर वो गाड़ी आ गई, डिब्बे अगर दूसरी लाइन पर गिरे बने हुए हैं, उसमें टकरा के बहुत मौतें हो जाती हैं। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट जब भी ड्रिलमेंट होता है, सबसे पहले बाजू वाली लाइन का हम लोग प्रोटेक्शन करवाते हैं कि दूसरी गाड़ी आके इससे न टकराए। सबसे पहला काम प्रोटेक्शन का होता है। उसके बाद जो पैसेंजर्स हमारे घायल होते हैं, पूरे स्टाफ को फर्स्ट एड का ज्ञान होता है, और फर्स्ट एड गार्ड के ब्रेकवान में होता है, कोच में भी होता है। किसी को चोट लगी, कहीं भी लगी है, उसको हम लोग तुरंत उनके घाव को, जब बहते हुए खून को हम बंद कर सकते हैं। और तमाम जो चोटें हैं उनको हम मैनेज कर लेते हैं। हाँ, कोई अगर मर गया है तो वहां तो नहीं चलता, लेकिन ये घायलों को तो हम 100% बचा सकते हैं। आज का डिजास्टर मैनेजमेंट इतना मजबूत हो चुका है। ये सब हो जाने के बाद फिर हम इंफॉर्मेशन कंट्रोल को देते हैं। अब एक बात आप ध्यान रखिए, आज मोबाइल तो सबके पास है, अगर कंट्रोल को इंफॉर्मेशन मिलती है तो 20 मिनट के अंदर हमारा मेडिकल वैन निकल जाना है। अगर 20 से 21 मिनट हुआ, रेलवे बोर्ड से इंक्वायरी आ जाती है। 20 मिनट में ये मेडिकल वैन हमेशा नागपुर में या किसी बड़े स्टेशन पर हमेशा तैयार रहता है कि अगर किसी प्रकार की एक्सीडेंट की सूचना मिलती है, वो 20 मिनट के अंदर निकल जाना चाहिए। डबल अगर एग्जिट है तो 15 मिनट में निकल जाना चाहिए मेडिकल वैन, और उस मेडिकल वैन में 24 घंटे के लिए डॉक्टर और नर्स रेडी रहते हैं। अब वो सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी उसमें इंजन लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें इंजन लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप भागता है।
चालू रखूं क्या? और वो रिलीफ ट्रेन निकलती है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में जैसे अगर कोई उसमें बहुत बड़ा क्रेन होता है किसी को निकालने के लिए, और उसमें बहुत सारे स्टाफ CNW के होते हैं, कोचेज को काटने के सामान रहते हैं, ये सब 1-1.5 घंटे में हमारे पूरे नागपुर डिवीजन में किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और जो स्टाफ ट्रेन में अवेलेबल है वो आपको मैनेज करेगा। बहुत सुरक्षित है हमारी रेलवे। ये जब आर्मी जो है, आर्मी में हमेशा 24 घंटे डॉक्टर रेडी रहते हैं। उसमें आपको आर्मी के अंदर मेडिकल वैन के अंदर एक हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, सारी मशीनें हैं, वेंटिलेटर हैं, सब अवेलेबल है उसमें। अगर कोई पैसेंजर हमारा जीवन मरण के बीच में अगर वो फाइट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको तुरंत हम जीवित कर देते हैं। बहुत अच्छा साधन। उसके बाद वहां सांत्वना दी जाती है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के आइस हैं। जो पब्लिक पड़ी है उनको हार्ट अटैक के कुछ पेशेंट होते हैं, कहीं हार्ट अटैक ना जाए, उनको हम सांत्वना देते हैं, भाई सब ठीक है। लाइट कर दी जाती है, फर्स्ट एड दिया जाता है, और उनको फिर घर पहुंचाने के लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। जल्दी से जल्दी उनको रिस्टोरेशन किया जाता है। अब देखिए, जैसे ही एक्सीडेंट स्पॉट से कंट्रोल को सूचना मिलती है, इस कोई देरी नहीं होती। सेफ्टी का आइटम है, देखिए तुरंत 5 हूटर बजता है। मान लो वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, 5 हूटर बजता है। उसमें कोई किसी को फोन से नहीं बता दे भाई आ जाइए एक्सीडेंट हुआ है, लोग मरे जा रहे हैं। हूटर 5 बजता है। सब जो ब्रेकडाउन स्टाफ है 24 आवर्स तैयार रहता है, और 15 मिनट में आर्मी में पहुंच के उसका डिपार्चर हो जाता है। ये आर्मी आरटी की तैयारी हमने आपको बताया। आप समझ सकते हैं कितनी हमारी रेलवे सुरक्षित है। मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, जो अभी रेलवे बोर्ड से इंस्ट्रक्शंस आए हैं, आवाज आ रही ना पूरी? सर आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अशोक सिंह आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर। आ रही है, बोलिए बोलिए, बढ़िया। आप लोग, हाँ, आप लोगों से भी निवेदन है, वो रेलवे के एम्प्लॉय हो या बाहर के एम्प्लॉय हो, एक बड़ी हमारे सामने समस्या ये आ रही है, जो रेलवे बोर्ड से इंस्ट्रक्शन आए, हम लोगों को दबाव भी है कि कुछ सुसाइड केसेस जो हो जाते हैं, उस पे हमारे जो माफिया गैंग है वकीलों की, उनसे रेलवे के RCT रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में केस लड़ करके लगभग एक सुसाइड केस का 5-5 लाख रुपए रेलवे से ले लेते हैं, और हजारों करोड़ रुपया इसमें हमारा जा रहा है। तो हम जो रेल कर्मचारी हैं या बाहर के लोग, हमारे जो सही नागरिक हैं देश के, उनसे बड़ा अनुरोध है कि हजारों करोड़ की जो हमारी रेलवे की प्रॉपर्टी है, पैसा है, गलत लोगों के हाथों में चला जा रहा है। इसके लिए एक जागरूकता हमें फैलाने की जरूरत है कि चाहे वो एक सिविलियन आदमी हो, नागरिक हो, या रेलवे का ड्राइवर हो, या गार्ड हो, RPF हो, TT स्टाफ हो, या पैसेंजर हो, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, इसकी सूचना हमारे स्टेशन मास्टर को दे दें। तो होता क्या है कि स्टेशन मास्टर, बाद में पंचनामा होता है उस बॉडी का, और स्टेशन मास्टर अपनी डायरी में लिख लेता है। वो डायरी का जो आइटम है ना, बहुत बड़ा सबूत होता है, जो कई लोगों की वजह से उसमें एंट्री की जाती है। अगर 5 साल बाद भी कोई असामाजिक तत्व, वकील लोग रेलवे से 5 लाख कंपनसेशन लेने के लिए उस बॉडी के घर वालों को बोलता है हम 1 लाख 2 लाख आपको देंगे, बाकी आप पैसा हम ले लेंगे, आप घर पे बैठे रहिए, कुछ नहीं करना है आपको, और वो 5 लाख लेता है उस बॉडी का, और उसके जेब में वो फर्जी टिकट जनरल की डाल देता है, और बोलता है ये तो भाई रेलवे का पैसेंजर है, और आपकी रेलवे ने इसे सुरक्षित डेस्टिनेशन पर आपके वादे के मुताबिक नहीं पहुंचाया, लिहाजा आप इसका मुआवजा दें। अब 5 लाख रुपीज ऊपर नीचे उनकी बड़ी मिली भगत होती है, बड़ा चेन होता है। 5 लाख रुपए एक मरे हुए आदमी पर वो वसूलते हैं, और उस परिवार को 1-2 लाख दे के 3 लाख अपने बीच में बंदर बांट कर लेते हैं। तो इस बात में अगर आपको कहीं भी इस तरह का केस दिखता है, सोसाइटी केस रेलवे लाइन पर बहुत होती हैं, अगर 2-4 केस आप बचा देते हैं तो समझ लीजिए 20 लाख रुपए आपने रेलवे के बचा दिए। कृपया हमारा आह्वान है आप लोगों को, चाहे वो रेल कर्मचारी हैं
ये बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। हजारों करोड़ रुपए हमारे देश का जा रहा है गलत हाथों में, बेईमानों चोरों को वो हम बचा सकते हैं थोड़ी सी जागरूकता से। आपको इतना ही करना पड़ेगा कि ये ना सोचे कि हमें क्या करना, इसको जाने दो। थोड़ी सी भक्ति दिखाते हुए सिर्फ स्टेशन मास्टर को सूचना दे दीजिए, वो आपका नाम लिख लेगा। 2-4 साल अगर वो केस खुलता है तो आपको के लिए बुला सकता है। बस इतना ही काम उसके लिए रेलवे पास देती है। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो पास मिलेगा ही, बाहर का भी कर्मचारी है तो रेलवे पास दे करके उसको कोर्ट तक भेजेगी और बड़ा सम्मान देती है। इस पर काम करें। दूसरी बात मैं और बता रहा हूं, हमारे रेल कर्मचारियों के लिए अभी का केस है, एक्सीडेंट हुआ और एक रेल कर्मचारी पास पर रिजर्वेशन करा के फैमिली के साथ कोच में बैठा हुआ था। और हमारी आते होते हम हिंदुस्तानी, हम काहे को जाएं, क्या अपना जो है समय खराब करें, इस झंझट में कौन पड़े। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो कर्मचारी उस ट्रेन में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो सफर कर रहा था। He was issued SF5 charge sheet and he was declared for major penalty। नौकरी भी जा सकती। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी मोरल जिम्मेदारी बनती है कि हम रेल कर्मचारी हैं, रेलवे हमारा परिवार है। अगर इस पे कहीं भी संकट आता है, हम कहीं भी अपने गांव जा रहे हैं फैमिली के साथ कहीं भी, अब गाड़ी तो खड़ी हो गई, बिल्कुल छाती चौड़ी करके आप उसमें जाके अपना परिचय दें। आई एम चीफ लोको इंस्पेक्टर GS यादव फ्रॉम नागपुर, और हमारी क्या मदद आपको चाहिए हमें बताइए। और एक्सीडेंट स्पॉट पे जो सीनियर रेल कर्मचारी होता है, स्पॉट ऑफिसर होता है, उसी के निर्देश में हम जो पैसेंजर्स हैं उनको बचाने का काम, फर्स्ट एड का काम, इंफॉर्मेशन देने का काम, उसको सारी जानकारी रहती है। वो सारा डिजास्टर मैनेजमेंट का कमान अपने हाथ में ले लेता है जो सबसे सीनियर कर्मचारी है। मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर हूं, वहां कोई नहीं RPO, मैं सीनियर होऊंगा, मैं स्पॉट ऑफिसर होऊंगा और सारा कम्युनिकेशन हम DRM से करेंगे। जब तक कि वो पूरी टीम आर्मी और ART हमारे स्पॉट पे आ नहीं जाती, आई विल बी स्पॉट ऑफिसर देयर। बड़े काम की बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर आपके पास टिकट है, अगर आपके पास टिकट है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते, ट्रेन से गिर जाते हैं, तो आपको नो डाउट मुआवजा मिलता है। लेकिन कुछ रूल्स हैं कि आपको नहीं मिले। अगर आप पायदान पर खड़े होके यात्रा कर रहे हैं और आप गिर जाते हैं तो टिकट होते भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आप बफर पर चढ़ के ट्रेवल कर रहे हैं, यानी जो तरीके ट्रेवल करने के हैं उसी के हिसाब से सीट पर बैठ के आपको कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। अगर आप गलत तरीके से रनिंग ट्रेन पकड़ रहे हैं, ट्रेन के नीचे चले गए, गाड़ी रुकना है, रनिंग ट्रेन में ही आप उतर गए और आप गाड़ी के नीचे चले, रेलवे विल पे नो सिंगल प्राइस यू, बिकॉज आपने रेलवे रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं किया। आपने टिकट लिया तो आपको कूदने के लिए हमने नहीं कहा। तो आपके पास अगर टिकट भी है तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर इंक्वायरी में ये पता चला कि आप रनिंग ट्रेन में चढ़ रहे थे, आप पायदान पर थे, आप बफर पर चल रहे थे, ये बड़ी जरूरी चीज है। और एक ही समस्या थोड़ी सी आ रही है हमारे यहाँ, एक सिग्नल पासिंग एट डेंजर की बात है जिसमें हमारी कोई टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप नहीं हो पा रही। स्पैड सिग्नल पासिंग एट डेंजर यानी ड्राइवर लाल सिग्नल को पास कर ले। हम लोग इस चीज के लिए बहुत परेशान हैं। रेलवे बोर्ड से लेके बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं इस पे काम कर रहे हैं कि भाई अगर ड्राइवर को कुछ हो गया, ड्राइवर बेहोश हो गया, ड्राइवर सो गया, तो इसके लिए क्या करें कि गाड़ी हमारी कहीं लाल सिग्नल पास होके दूसरी गाड़ी में टकराए। लाल सिग्नल पास होगी तो दूसरी गाड़ी आगे वो इससे टकरा जाए। ये हम सबके बड़ी चिंता का कारण है। ये टोटली ड्राइवर पर डिपेंड है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लोको पायलट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पीछे जो 2000 लोग टिकट लेके अच्छे से AC में सोते हैं, स्लीपर क्लास में सोते हैं, सिर्फ 2 लोगों के विश्वास पर, एक लोको पायलट और एक असिस्टेंट लोको पायलट। अगर ये सो गया, ये नींद में आ गया, तो लाल सिग्नल के पहले गाड़ी को नहीं खड़ा कर पाएगा। लाल सिग्नल ही है जो गाड़ी को चलाता है।
अगर वो ओवरशूट हो गया, आप बीच बीच में सुनते होंगे, तो आगे जाके दूसरी गाड़ी है तो उससे टकरा सकता है। कंट्रोलिंग है लाल सिग्नल, ये इस पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक। ये सिर्फ ड्राइवर के ऊपर है, गाड़ी को कितना सुरक्षित चलाता है, कब तक जगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर कभी भी सो जाता है। बहुत अभी अगर रेलवे में कोई फैसिलिटी अगर दिया है सरकार ने, रेल सरकार ने, तो लोको पायलट्स को दी। हम लोग इंस्पेक्शन में देखते हैं उनके रनिंग रूम की सुविधा, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, वहां आवाज नहीं आती, जहां सोता है रेस्ट रूम में, इधर से गाड़ी ले रनिंग रूम में ठहरते हैं। 3 स्टार 5 स्टार की फैसिलिटी है, वहां जिम है, स्विमिंग पूल है, और जब वो सोता है तो पिन ड्रॉप साइलेंट वहां रहता है जगह जगह, बोलिए मत बोलिए मत। पूरी नींद सो के फिर वो निकलता है। रनिंग रूम में कम से कम उसको 8 घंटे सोने को दिया जाता है, और हेडक्वार्टर में कम से कम 16 घंटे। गाड़ियां नहीं चली तो 20 घंटे 25 घंटे सोता है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि ड्राइवर, अभी आप देख रहे हैं कितने स्पैड केसेस होते, कभी कभार हो जाता है, हाँ जरूर 1 साल 2 साल में एकाध हो ही जाता है, लेकिन लाल सिग्नल के आगे पास करने पर वहां गाड़ी नहीं थी, इसलिए कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सिर्फ गैसाल का एक एक्सीडेंट है जहां ड्राइवर सो गया था और आगे खड़ी स्टेशन पर होम सिग्नल पास कर उस गाड़ी को डैश किया था पूरी 100 की स्पीड से, और 500 लोग मरे थे। अब आप समझ सकते हैं कि एक वार जब छिड़ता है तो 500,000 सैनिक मरते हैं। 1962 में चाइना के वार में जब हम हारे थे तो हमारे 1000 सैनिक मरे थे, 1000 मिसिंग थे, 1000 घायल थे, और 2000 को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और इसी तरीके से चाइना के भी मरे, चाइना के 700 सैनिक मरे थे, और गैसाल के एक ट्रेन एक्सीडेंट में 500 लोग मर गए थे। यानी एक ट्रेन एक्सीडेंट जो ड्राइवर की लापरवाही से स्पैड करने के बाद 2 गाड़ियां टकराई थी, 500 लोग मर गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्राइवर हमारे लिए, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, इसीलिए उसको भत्ते वगैरह दिन रात काम करते हैं, वो लोग जग के काम करते हैं, ज्यादातर तो नाइट करता है। 3 स्टार 5 स्टार की फैसिलिटी हम रनिंग रूम के दे के उसको स्वस्थ रखते हैं, उसका नॉलेज कम ना हो। हर 3 साल में हम उसको रिफ्रेशर के लिए ZRTI भेजते हैं। हम इंस्पेक्टर लोग उसको हर महीने 2 महीने में जरूर पकड़ के सब कुछ सिखाते हैं, उसको अलर्ट करते हैं, ड्यूटी पे ना सोए, स्वस्थ रहे, ये सब की व्यवस्था ही करना हम लोगों का काम है। सेफ्टी सर्वोपरि हो, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान ड्राइवर पे दिया जाता है। ये इसलिए कि इस पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं। LP 2 होते हैं, वो रास्ते भर सोने का चांस नहीं, ऐसा सिस्टम बनाया है, वो दोनों बोलते रहते हैं। एक विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस होता है इंजन में, अभी नया नया आया, वो पैर से वो दबाता रहता है। अगर वो सो गया तो नहीं दबाएगा और गाड़ी 1-2 मिनट में खड़ी हो जाएगी। ये सिस्टम अभी आया है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का, जो थोड़ी सी सेफ्टी इनहेंस हुई है कि ड्राइवर स्पैड नहीं कर पाएगा। अभी धीरे धीरे इसको इंप्रूव कर रहे हैं, शायद कुछ आगे ऐसा टेक्नोलॉजी मिल जाए कि अगर ड्राइवर भी फेल हुआ तो हमारे रेलवे में कोई सेफ्टी, कोई अनसेफ बात नहीं होगी। हम सब बहुत तरक्की कर रहे हैं रेलवे के मामले में, और बहुत अच्छा हम करने वाले हैं। गार्ड पीछे रहता है ड्राइवर की तरह, उसको भी जब गाड़ी चलती है, गार्ड और ड्राइवर आपकी गाड़ी को जहां आप सोते रहते हैं हर कर्वेचर पर देखता रहता है, स्टेशन मास्टर देखता रहता है, सब देखते रहते हैं। तो हम ये कहने का मतलब ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें स्वस्थ रखा जाए, उन्हें निरोगित। ड्राइवर का जो मेडिकल होता है A1 क्लास का इसलिए होता है, किसी स्टाफ का नहीं होता इतना टफ। यानी अगर उसका आंख का विजन, आंख की रोशनी, आंख की ज्योति थोड़ी सी भी कम है तो ही विल बी नॉट अलाउड टू वर्क एज ए ड्राइवर। तुरंत हमारे डॉक्टर उसको अनफिट कर देते हैं। वजन बढ़ गया, BP बढ़ गया, उसका शुगर बढ़ गया, उसको तुरंत हटा दिया जाता है। हमको स्वस्थ 100% लोको पायलट चाहिए, असिस्टेंट लोको पायलट चाहिए, इसलिए कि उसकी जगह पर और हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। उसने गाड़ी को रोका तो रोका, अगर पास करके आ गया तो एक्सीडेंट। तो कंपनसेशन, फ्रॉड, और कोई कर्मचारी ऐसा है जो बड़ी सुरक्षित यात्रा कर रहा है हमारे गाड़ी में, लेकिन उसके पास टिकट नहीं है, तो वो कंपनसेशन के लिए हकदार नहीं है, उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और अब बताने के लिए, चूंकि
समय का अभाव है। सेफ्टी के मामले में हमारी रेलवे इतनी अच्छी है कि बिल्कुल कोई आज के युग में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अनसेफ हूं, थोड़ा सा भी भाव नहीं आता। पीडब्ल्यूआईज हैं, गैंगमैन हैं, हमारे गैंगमैन रेल लाइन पर चलते रहते हैं। और मैं आपको एक जानकारी देता हूं, अभी सबसे सफरिंग का जो डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गैंगमैन है। हमें बड़ा दुख होता है। अभी हमारे चिचौंदा स्टेशन पर एक दो गैंगमैन रन हुए, आप भी बीच बीच में सुनते रहते हैं। वो रेल लाइन पर अंधेरे में चलता है, वो दो गाड़ियों के आने के बीच में रेल लाइन पर पैदल चलता है, और उसकी जो चाबियां, उसके फिश प्लेट हैं, कभी कभी उग्रवाद की वजह से रेल लाइनें काट दी जाती हैं। ये सबको वॉच करता है, कहीं रेल लाइन को टेम्परिंग तो नहीं की गई है, कोई चीज ओवरहेड इक्विपमेंट को टेम्पर नहीं किया गया। वो बेचारा गरीब जो सच्चा देशभक्त है, रात के अंधेरे में रेल लाइन पर चल चल के आपकी सुरक्षा के लिए लाइन को एक नट बोल्ट देखता हुआ चलता है। अभी चिचौंदा में दो गैंगमैन रन ओवर हो गए। तो अगर कोई गैंगमैन से जुड़ा हुआ इसमें कोई हो तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दें, और कम से कम गैंगमैन जैसे अप लाइन है, अप लाइन में तो उल्टा चलता है ताकि सामने से गाड़ी दिख जाए, डाउन लाइन है तो अप डायरेक्शन में चलता है ताकि सामने से गाड़ी दिख जाए। लेकिन स्टेशन पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर कोई पीडब्ल्यूआई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का व्यक्ति सुन रहा हो तो मेरी बात को ध्यान में रखे। अपने गैंगमैन बेचारों को जो ज्यादातर अपने जीवन की हानि कर रहे हैं रेलवे में, उन्हें प्रशिक्षित करिए कि स्टेशन पर किसी भी तरफ से गाड़ी आ सकती है एक लाइन पे, अप डाउन का वहां मामला नहीं है। शंटिंग होती रहती है, अप पे डाउन आती है, डाउन का अप में आती है। यही केस हुआ चिचौंदा में। बहुत ठंडी का सीजन था, कान बंद थे, शायद मोबाइल भी लगा रखा था उन्होंने कि हम तो इधर जा रहे हैं, गाड़ी सामने से दिख जाएगी, लेकिन शंटिंग इंजन उनके पीछे से आ गया और उसकी आवाज इसलिए नहीं कि उन्होंने कान बंद किए, बहुत ठंडी थी, और दो के दोनों वहां रन ओवर हो गए। बड़ी दुखद बात है। तो कोई इंजीनियरिंग का अगर कर्मचारी है तो कृपया इस पर ध्यान दें और गैंगमैन लोगों को अच्छे से प्रशिक्षित करें उनके जीवन रक्षा के लिए। वो हमारी रेलवे लाइन चेक करके रक्षा कर रहे हैं, उनकी जीवन रक्षा करने का हम सुपरवाइजरों की पहली जिम्मेदारी है। और अभी त्रिपाठी जी उस दिन एनपीएस पर व्याख्यान दे रहे थे। अशोक जी, त्रिपाठी जी थे ना? हेलो, जी हाँ। त्रिपाठी जी, उन्होंने एक लाइन कही थी बहुत अच्छी, मिश्रा जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन रखी थी। अब हम अपनी जगह पे आए, एमआरकेएस और बीआरएमएस के प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं, हमें करना क्या है। उन्होंने एक लाइन कही थी, बड़ा पसंद आया था, डायलॉग जैसा, कि अगर रोड खाली हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा। बहुत अच्छी लाइन थी। किसी ने नहीं कहा, हाँ बहुत अच्छा कहा बाबा, मैंने कहा और मैं म्यूट में था। अगर रोड हमारी खाली हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा। हमें रोड खाली नहीं करना है, हमें रोड खाली नहीं करना है और संसद को चैन से नहीं बैठने देना है। ये हमारा बीआरएमएस और एमआरकेएस कर सकता है। आज से हम नए जोश से, नए उत्साह के साथ हम रोड को खाली नहीं होने देंगे। अशोक सिंह जी हमारे बहुत डायनेमिक लीडर हैं, मैं तो उनके पीछे चलता हूं, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं आप सभी सीनियर नेतागणों से, जो चाहे ये आपके मंगेश देशपांडे जी हो, चक्रवर्ती दादा हो, विजय ठाकरे जी हमारे हो, आप लोगों के पीछे हम तन मन धन से खड़े हैं, लेकिन रोड को खाली मत रखिए, संसद को आवारा मत होने दीजिए। 900 रुपए पेंशन एक विधवा को, वो बात कर रहे थे कि अभी जो नई पेंशन स्कीम है उसको 900 रुपए पेंशन मिल रही, और ये कहा कि वो टिल लाइफ 900 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। वही काम, मैं तो ओपीएस में आता हूं, लेकिन हमारा जो छोटा भाई आया है एनपीएस के लिए में, वो भी वही काम कर रहा है। अरे किसी देश में इतना बड़ा अन्याय होता है क्या यारो, हमारी आंखें कब खुलेंगी? हम क्यों पिछड़े हुए हैं, रोड को खाली क्यों छोड़े हुए हैं? एक ही काम
दो लोग, एक को 900 रुपए पेंशन मिल रही है, एक को 30,000 40,000 मिल रही है। क्यों भाई, इतना बड़ा अन्याय, और हम चुप बैठे हैं? इस रोड को भरिए। हम प्रार्थना करते हैं मंगेश देशपांडे जी से, अशोक सिंह से, विजय ठाकरे जी से, कोई यूनियन क्या काम करती है उससे हमको लेना देना नहीं, लेकिन जो ये एनपीएस की बात हमें लग रही है, ये तो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, बिल्कुल ही गलत है। और इन संसद में बैठे हुए बेईमानों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही है, हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी हमको लगती है। हमारी यूनियन किस लिए है? इन्हीं चीजों के लिए। 900 हमें पेंशन क्यों मिलेगी हमारे भाई को? ये बहुत गलत है। इस पे न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में बहुत सारे नारे हमारे यहाँ गुंजायमान हैं। निजीकरण के मामले में अशोक सिंह के साथ उस लोगों ने, उस दिन हमने बैनर लेके काफी घूमे हुए थे। इन चीजों को हम चाह लें तो होके रहेगा। भूतार साहब जैसे भी बोल रहे थे कि संख्या से कुछ नहीं होता। अगर हम ठान लें, हम भले ही 10 हों। एक फिल्म आई थी ना कि 25 या 21 सिखों ने मुगलों का लोहा लिया था हजारों, तो हम 10 ही सही, हम 50-100 ही सही, हमारी यूनियन संख्या में क्यों कम हो, क्यों ना कम हो। हम रोड पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं और हमारी ताकत देख के लोग जरूर जुड़ेंगे। देश पांडे जी आगे बढ़िए, चक्रवर्ती जी, विजय ठाकरे जी, अशोक सिंह जी, जरूर जरूर। हम लोग रोड को खाली नहीं होने देंगे, संसद को आवारा नहीं होने देंगे। इतने बड़े अन्याय को कि एक को पेंशन 30,000 मिले, एक विधवा को पेंशन 900 रुपए मिले। अरे किस बेवकूफ ने इसने न्यू पेंशन स्कीम को ऐसा बनाया? ठीक है, अगर संसद आवारा है तो हमारी जुडिशियरी क्या कर रही है? आखिर हमें कहीं ना कहीं कदम मंगेश साहब बढ़ाना पड़ेगा। चक्रवर्ती जी, जरूर जरूर सर, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें और जो भी सेवा की जरूरत है हम जरूर साथ में आएंगे। न्यू पेंशन को तो हम जरूर हटाएं, निजीकरण को जरूर हटाएं, रेलवे सुरक्षा में सर्वोपरि हो, ये तो हम लोग कर ही रहे। और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, हम पीछे नहीं हटवाएंगे। एक अटल बिहारी की वाजपेयी जी की कविता कहता हूं अंत में, बाधाएं जाती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बीआरएमएस जिंदाबाद और एमआरकेएस जिंदाबाद। सभी हमारे मंगेश जी, चक्रवर्ती दादाजी, विजय ठाकरे वाइब्रेंट, अशोक सिंह बहुत ब्रिलियंट लीडर, और वागे जी और अन्य जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, उन सबके मार्गदर्शन में हम प्रॉमिस करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, इस यूनियन के प्लेटफॉर्म को हम मजबूत करेंगे और जरूर हम अपने मकसद में, एनपीएस के विरोध में और निजीकरण के विरोध में हम सरकार तक अपनी आवाज ले जाएंगे और परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही जानकारी और बहुत ही ओज से ओतप्रोत हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी दे दिया और बहुत ही उत्साहवर्धन किया हमारे इस प्लेटफॉर्म को। और जहां तक आपका सेफ्टी से संबंधित जो व्याख्यान रहा वो बहुत ही वैल्यूएबल था। बहुत सारी चीजें हम लोग खुद भी नहीं जानते थे, इवन रेलवे में रह के भी। और हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो लोग मिसयूज करते हैं लोगों का, उससे रेलवे रेवेन्यू भी सेव हो जाएगा और लोगों को मदद भी मिल जाएगी। यस यस, बहुत सही, बहुत सही। अगर इसके बाद हम क्वेश्चनियर टाइम रखे हैं पीरियड, तो अगर किसी भाई को किसी तरह का सवाल दिमाग में आ रहा है तो वो अपना प्रश्न कर सकता है। हम उसको अनम्यूट करते हैं।
प्रश्न करने के लिए अपना सिस्टम में हैंड रेस का एक ऑप्शन है, वो हैंड रेस कीजिए और प्रश्न पूछिए। चलिए इसी क्रम में जो है हम लोग अपने कुछ नए साथियों से जो है जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं उनका प्रतिक्रिया कैसी है। ठीक है, हम अनम्यूट करते हैं मिस्टर हरिराम यादव। हरिराम यादव का अनम्यूट करिए अपना। हरिराम यादव जी, सुन रहे हैं क्या? श्री हरिराम यादव, अपना माइक अनम्यूट करिए। दूसरे को ले लीजिए, अशोक बड़वल। ये कोई अशोक वाडेकर हैं कोई? वो हाथ रेज किए हुए हैं, देखिए। ये काटोल से हाँ। लल्लन है, लल्लन। बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए। बोले लल्लन जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। सर, सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छा आपने बात बोला है, ठीक है। हम तो ये जानना चाहता हूँ धन्यवाद। असिस्टेंट लोको पायलट जो आगे में बैठते उनको सेफ्टी के लिए क्या अवेलेबल है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काय बोलतो? सर आवाज आ रही है सर? अच्छा, लोको पायलट फुटून नाही तू तिकडनं करेल का? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रश्न है। असिस्टेंट लोको पायलट और ड्राइवर जो आगे में जो गाड़ी चलाती है सर, उनको सेफ्टी में हाँ। आगे में क्या अवेलेबल रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। पब्लिक का तो बारे में सेफ्टी के लिए बता दिए गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बताइए सर। मैं हाँ सुन लिया यस मैं सर। आपको बताऊं, जी सर। हाँ, मैं भी इंजन में ही चलता हूँ माइक और लेफ्ट साइड हमारे लोको पायलट रहता है, राइट में असिस्टेंट लोको पायलट। जी हाँ सर। ठीक है। हेलो जी सर। हेलो, कोई अनसेफ नहीं है एलपी और एएलपी के लिए, बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है। जिस तरीके से हमारा पैसेंजर सेफ है, उसी तरीके से हमारा लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट सुरक्षित है। अरे आज तो इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई कि सिग्नल तो 3-4 किलोमीटर से एलपी और एएलपी के लिए सिर्फ सिग्नल है। अभी तो परमिसिबल सिग्नल लगे हैं, डिस्टेंट, इनर डिस्टेंट, उसके बाद फिर स्टॉप सिग्नल। 3 किलोमीटर पहले से ही वो जान जाता है कि 3 किलोमीटर के बाद जो सिग्नल हमारा लाल है वो लाल है, उसको पता चल जाता है। 3 किलोमीटर से अपनी गाड़ी को रोक लेता है। इसमें किसी प्रकार की उसको चिंता तनाव नहीं होता, कोई असुरक्षा की बात नहीं होती। बहुत बढ़िया वो लोग कॉल आउट करते हैं कि साहब 3 किलोमीटर के बाद का सिग्नल लाल है, हमें गाड़ी रोकना है। इस तरीके से दोनों बात करते हैं और गाड़ी बराबर रुकती है। नागपुर से भोपाल जाने में जैसे हम लोग जाते हैं तो 7-8 पास करता है डेली, और 800 आना, यानी 2000 सिग्नल। ऐसा नहीं होता। स्पैड जो सिग्नल पासिंग है, डेंजर का जो केस है ना, अरे ये रेयर, कभी कभार होता है, यानी साल 2 साल में एक आध बार होता है। उसमें एलपी और एलपी हमारे बिल्कुल अनसेफ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित हैं 110%, बिल्कुल अनसेफ नहीं है। अभी बीसीडी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस इकाई है, अगर कोई 2 में एक ही सोएगा, दूसरा तो नहीं सोएगा। अगर ऐसा भी हुआ तो वो ड्राइवर के पैर के नीचे रहता है, अगर वो 1 मिनट उसको नहीं दबाया ना, गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाएगी। अभी बहुत सेफ है हमारी रेलवे, बहुत सेफ है, इसके लिए चिंता न करें। एलपी एएलपी बहुत सुरक्षित है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है सर। हाँ यादव जी आ गए क्या? अनम्यूट है आपका। अशोक जी, अशोक वाडवलकर जी। बोलिए अशोक जी। वडवलकर, तुला बोलायला सांगितलंय, वडवलकर। ठीक है, इसी राजपाल जी हैं। राजपाल जी, आप अपने माइक को क्लिक करके आप आपकी प्रतिक्रिया बताइए, अपना परिचय दीजिए और अपना परिचय दे करके और आपका प्रतिक्रिया बताइए, आपको कैसा लगा। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलिए। अशोक वडवल, नमस्कार। अशोक वडवलकर बोलिए।
बोलू ना। हाँ नमस्कार। मैं हाँ। परेल वर्कशॉप में नमस्कार। परेल वर्कशॉप में मैं हाँ। लोको इंस्पेक्शन सेक्शन में कार्यरत हूँ और हाँ, लोगों के सेफ्टी के बारे में आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो डीजल लोको है, मैं वो हाँ, हम लोग हाँ। इनकमिंग और आउटगोइंग डिस्पैच सेक्शन में मैं इंस्पेक्शन सेक्शन में कार्यरत हूँ। मैं हम लोग डिस्पैच करते हैं, हाँ, उसको पूरा राइट, जांच करते शेड हैं। में। हाँ, हाँ, राइट। तो ये जो वीसीडी हाँ, है, तो ये वीसीडी हाँ, बहुत ही अभी जो नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फायदेमंद हाँ, है। लेकिन मेरी हाँ, तकरार यस। ये है कि जब हाँ, इनकमिंग हाँ। लोगो आता है हमारे परेल में पीओएच के लिए, तब ये अच्छा, एएलपी अच्छा, लोग आइसोलेट रहता। हाँ हाँ, आइसोलेट हाँ। करते हैं। तो ये जानबूझ के करते हैं, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास उनका उतना शॉर्टेज है, तो हम उसको कहाँ से फिर कांच लगाए, वो नहीं हो सकता। और वो मेन हाँ, हाँ, मेन हाँ। उसका सेफ्टी है ना वो। तो हमसे हम ड्राइवर जब भी आते नहीं, हैं, सही है। हाँ, हाँ, आप सुनिए मेरी हाँ, हाँ, बात। हाँ। तो मेरा हम अक्सर नहीं, हमारा इसमें हाँ, आप मेरी बात सुनिए सर। तो मैं जब भी ओके, इंस्पेक्शन गाड़ी ओके। आती है तो उसका डिफिशियंसी लेते हैं हम लोग। तो जब हाँ, भी ड्राइवर लोग रहते हैं ना, तो मैं हाँ, हाँ। जाते वक्त डिस्पैच के टाइम में हम लोग का टू में होता है, तो ये ना हो जाए। तो मैं उनसे निवेदन आपसे निवेदन है कि वो ड्राइवर को आप समझाइए एलपी से कि आप वो उसको तोड़ो मत, कांच को हाँ, हाँ। तोड़ो मत, और वो स्विच जो है वो डायरेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज कृपया अच्छा, उनको आप अच्छा। समझाइए। तो उनके लिए भी फायदेमंद है, अच्छा, रेलवे के लिए भी फायदेमंद है, और पैसेंजर के लिए, सबके लिए ये हितकारक है। तो वो स्विच जो है वो अच्छा, अच्छा। ना तोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं ड्राइवर लोगों को इसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग भी एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी वो माल फंक्शनिंग करता है। हाँ हेलो, सुन रहे हैं आवाज? हाँ सुन रहा हूँ। कभी कभी वो माल फंक्शनिंग करता है, अच्छा कभी कभी माल यानी वो सही काम नहीं करता, एक्नॉलेज करता है तब भी वो ऑपरेट हो जाता है। तो अच्छा गाड़ी खड़ी होने का खतरा रहता है, इसलिए हाँ वो आइसोलेट कर देते हैं। अच्छा लेकिन एक ड्राइवर ने अगर आइसोलेट कर दिया ना, हाँ तो वो फिर आइसोलेट ही रह जाता है हाँ जब हाँ तक कि वो शेड में नहीं जाता। कोई ये नहीं चाहता कि उसको फिर से वर्किंग में लाके हाँ उसको वर्किंग चेक कर कि कहीं जबरदस्ती तो आइसोलेट नहीं कर दिया है। अच्छा तो ये करना पड़ेगा कि बीच बीच में भी वो चेक हो कि क्यों आइसोलेट किया है। अगर गलत आइसोलेट किया है तो उसको फिर से वर्किंग में करके उसको वर्किंग में दे। बहुत हाँ बहुत मेरी धन्यवाद। ठीक वही है, विनती सही है है। कि आप जरा उस पर ध्यान दीजिए। हरिराम यादव को ओके, सवाल ओके, करना चाह थैंक रहे हैं। हरिराम यादव जी अपना अनम्यूट करिए। अनम्यूट है सर, अभी हो गया? हाँ बोलिए, आवाज आ रही। सर अभी आप सुन सकते हैं? हाँ 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 सर जी, जी, सबको, जी, आपकी आवाज आ रही। हाँ सर सबको नमस्कार। और बोलिए यादव जी, हरिराम यादव जी, बोलिए। सर नमस्कार, सबको नमस्कार। और पहली बार इस तरह की मीटिंग अटेंड कर रहा था, थोड़ी दिक्कतें हो रही थी मेरे को। तो कोई बात और बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन सुन के। एक तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है रेलवे में मेरे को। पहले बार रेलवे ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 3 इयर्स ही होने जा रहे हैं। हाँ, 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ बट मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दूं तो मैं हरिराम यादव, और मैं रिटायर्ड नेवी से एक्स सर्विस मैन हूँ। मैं जेएसयू से रिटायर्ड हूँ। मैं वहाँ पे 20 साल अरे काम वाह। किया था मैंने। और अब फिलहाल परेल में मैं आईएमएस सेल में ही हूँ, आईएसओ सेल, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का। और रही बात जो सेफ्टी की बात हो रही, तो सर एक मैं एक एज आउटसाइडर में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, शायद सेफ्टी एज होल फुल इंडियन रेलवे के लिए माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लोग ओके, जब भी कुछ इंसिडेंट होता है या कुछ होता है, तो लोग उस चीज को इस तरह से नहीं देखना चाहते, उसका रीअकरेंस ना हो और उसका सोल्यूशन क्या निकाल जाए कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। बट जहां तक देखा है मैंने कि वो लोग स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर भेजना, ये उसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी गलती है। ये पता नहीं ये ट्रेंड है कि क्या है। मैं तो नया हूँ इस चीज के लिए रेलवे में, फील्ड्स में उतना मतलब मेरे को नहीं है। बट जब मैं ट्रेनिंग में था तो औरैया का हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, हेलो, हाँ आप हाँ, लोग सुन हाँ, सकते हैं सर? हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, यस, 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 हाँ, सर तो उस समय औरैया का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही मेजर हाँ, एक्सीडेंट था। तो वो कुछ हाँ, हाँ, टीमें झांसी से आती जाती रहती थी। लोग की बातों से सुनने से लगता था कि मतलब किस पे पहले फिक्स किया जाए। ठीक है, फिक्स तो करना जरूरी है,
लेकिन फिक्स करने के बाद जो जो ट्रेनिंग होती है या जो बाद में उसका एक्शन लिया जाता है उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाए कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो, उस पर थोड़ा सा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी बोलिए पूरा स्टाफ से सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है, सेफ्टी तो इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। अगर जैसे इवन हम परेल वर्कशॉप में मैं 2.5-3 साल के ज्वाइनिंग में मैं रनओवर या ट्रेन एक्सीडेंट में परेल स्टाफ के 2-3 मैंने देख लिए हैं। तो ये माइंडसेट चेंज करना लोगों में बहुत जरूरी है अगर सेफ्टी को रियली मतलब 100% प्रूफ करना है तो, क्योंकि जब तक हम आप उसको मतलब खाने पीने जैसे नहीं अडॉप्ट कर लगे। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी सोच है यादव जी, आप हम लोग तो इंस्पेक्शन अथॉरिटी हैं और एक्सीडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। हाँ सर। यादव जी सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहा हूं। वहाँ ये नहीं चलता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होती है हर केस की। अब वो गलत नहीं होती, वो डीआरएम लेवल तक होती है। हम सुपरवाइजर्स करते हैं, फिर ऑफिसर्स ग्रेड की होती है, फिर डीआरएम लेवल की होती है। और जो सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं, अब सीरियस एक्सीडेंट्स की डेफिनेशन हमने आपको नहीं बताया, जिसमें एक आदमी मर जाए, धारा 320 के अंतर्गत किसी को गंभीर चोट ले जाए, तो इसकी इंक्वायरी सीआरएस करता है। और सीआरएस जो है वो रेलवे से इंडिपेंडेंट बॉडी है। हाँ, वो डीजीसी का मंत्री भी, हाँ, रेल मंत्री भी उसको इंटरफियर नहीं कर सकता कि तुम इसका पक्ष ले लो, उसको छोड़ दो। और जो एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होती है ना, वो दोबारा ना हो, इसके लिए हमारा रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ है, उसमें सब भिड़ जाते हैं। ये दोबारा इस पार्ट का फेल्यूर ना हो, गाड़ी ना गिरे, इस पे बहुत बड़ा अभियान चलता है। ऐसा नहीं है, बहुत 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 उसको बारीकी से लिया जाता है, वो दोबारा एक्सीडेंट ना हो, इस पे रेलवे पूरा फोकस करती है। सर एग्री, इस पॉइंट पे तो एग्री हूं मैं, लेकिन अब हर सेफ्टी के हर मैन एंड मशीनरी के पीछे मैन मशीनरी पे हम भरोसा करेंगे तो वो इनकम्प्लीट रहेगा। जब तक कि हम मैन और मशीन के पीछे जो आदमी काम कर रहा है उसका मेंटल स्टेटस, उसका डेवलपमेंट और उसका जो उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस और जो एटीट्यूड जो ग्रास्प करने का और उस चीज को अपना हैबिट बनाने का, तब तक हम 100% पहुंचने में बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। मेरा कहने का मतलब ये था। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी ही चाहिए। देखिए यादव जी, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हर आदमी को, हर वर्कर को एक सा आप नहीं बना सकते। हर कोई स्मार्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये समाज है, इसमें अगड़े बिगड़े ऊंचे नीचे सब रहते हैं और सबको लेके चलना पड़ता है। इंडियन रेलवे तो बहुत बड़ा समंदर है, 11 लाख 12 लाख 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं, हर कोई एक सा नहीं। आप देखते होंगे कुछ चमचे ऐसे होते हैं जो पूरी आपके बराबर पगार रहते हैं, वो साहब के यहाँ जूता साफ करता है। अब वो फील्ड में आके काम करेगा तो क्या होगा? वो एक्सीडेंट करेगा। तो ये जो विसंगतियां हैं, ये तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन रेलवे जैसे, उसमें कुछ न कुछ रहेंगी। हम अपने आप को सिर्फ देखें, अपन आगे बढ़ें, अच्छा से अच्छा काम करें, इसी में रेलवे के सेफ्टी की भलाई। सबको एक सा नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद यादव जी। और कोई सवाल करना चाह रहा है? राजपाल जी बोलिए। राजपाल जी बोलिए, आवाज। राजपाल जी जी आवाज आ रही सर सभी लोगों को? हाँ राजपाल जी, हाँ राजपाल जी आवाज आ रही, पूछिए। माननीय सभी जो आदरणीय है, माननीय सभी, इनको मेरा पहले तो नमस्कार। मैं आकुड़ी रेलवे स्टेशन पर चिंचवड रेलवे स्टेशन पर एज ए पॉइंट्समैन करके कार्यरत हूँ। मुझे एक बोलना चाहिए था, ये जो आदरणीय अशोक भुताड़ साहब जी ने जो बात कही, एक संगठन की एक परिभाषा जो बताई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। रही दूसरी बात न्यू पेंशन, दूसरी बात सर, जो न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर जो एक थे यादव जी थे ना, जो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताए। नहीं, न्यू पेंशन स्कीम का टॉपिक परसों हो चुका है। यस हाँ नहीं, हाँ यादव जी ने जो बोले अभी, उन्होंने जो बात जो बोली,
एक बात जो कही उन्होंने उन्होंने जो एक जो जो गैंगमैन होता है उनके प्रति जो उन्होंने ये भावना जो बताई वो मुझे बहुत भा गई, इसलिए कि और जो न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर जो उन्होंने भाष्य किया अफलातून था बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। ये दो बातें बहुत बढ़िया लगी सर जी। मैं तृप्त हो गया मीटिंग में शामिल होकर। धन्यवाद राजपाल जी। आपका भी काम, धन्यवाद। आपका भी पॉइंट्समैन का भी काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा पहला अनुभव जो मैं किसी मीटिंग में बात किया। बहुत धन्यवाद। अभी हर मीटिंग में आते रहिए। आप लोग हमेशा जुड़िए, आपको कुछ नया चीज जानने सुनने को मिलेगा, ज्ञानवर्धन होगा। हमारा उद्देश्य है ये व्यक्तित्व विकास, हमारे रेलवे भाइयों का व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, इस उद्देश्य से ये कार्य चल रहा है। भाई बीएमएस में बोलने के लिए नहीं सिखाया जाता है, जो आता है वो स्वतः ही बोलने लगता है। इसलिए आप ये फिक्र मत करो कि पहली बार बोल रहे, अभी और बोलोगे, बोलते रहोगे। और हम आपसे अनुरोध करेंगे आप अपने साथ अपने भाइयों को लाइए, आपके जो साथी होंगे उनको भी कनेक्ट करिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है वो, एक कर्मठ कार्यकर्ता है सर ये। अरे वो चाहेंगे तो फिर एनपीएस के बारे में फिर और हम लेंगे कार्यक्रम, उनको बताइए सर। इसी सिलसिले में एक अपने साथ में विश्वजीत आलोक जी जो नए अपने साथ में जुड़े हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपका परिचय दीजिए विश्वजीत जी और अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मैं पीआरएस मिरर में काम करता हूँ सर। पूछिए। ईसीआरसी में। सभी को नमस्ते सर। आप जो बताए रेलवे सेफ्टी के बारे में बहुत रोचक था और बहुत व्यापक जानकारी दी आपने। पहले इतना नहीं पता था कि इतना ज्यादा सेफ्टी है रेलवे में, लेकिन आज सुनने के बाद लगा कि रेलवे बहुत ही सेफ है। हम लोग चाहे तो इसे और 0 एक्सीडेंट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हो। इसमें जो है हर एक को मोटिवेट करके चाहे तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कहीं भी कुछ भी एक साल में एक्सीडेंट नहीं मिले। बस यही 0 एक्सीडेंट इज आवर गोल। यस, मतलब एक साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हो रेलवे में। बहुत सही। ये हमारा ऐसे में सभी ये उद्देश्य जी, मतलब ये लक्ष्य बना सकते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद जी सर। इसी सिलसिले में हमारे साथ मुरुक्कर सर जी हैं। मुरुक्कर जी, आप अपने माइक को टच करके अपना परिचय दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया रखिए। मुरुक्कर जी। चलिए जब तक ये बोलिए सर, बोलिए। अनम्यूट करो मुरुक्कर। हाँ अनम्यूट है, बोलिए मुरुक्कर सर। ठीक है, शोभा मैडम तब तक बात कर रही है। शोभा मैं बोलू क्या? हाँ बोला आपला परिचय द्या। मी शोभा अंबरकर, सेंट्रल रेल्वे मध्ये VT ला कामाला होते, आता रिटायर झालेली आहे। मला एक प्रश्न पडला की आता हे कोविड-19 आहे, मी मराठीतच बोललं चालेल ना, का हिंदीत बोलू? हाँ, ये जो कोविड-19 अभी महामारी चल रही है, हेलो, हाँ। तो अभी तो ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ ही हमें जीना है। तो ये जो पैसेंजर ट्रेन अभी चल रही है, चलेगी आगे, तो उसमें अभी सोशल डिस्टेंस वगैरह की क्या व्यवस्था, उसके लिए क्या अलग से उपाय किए गए हैं या कुछ जाने वाले हैं? क्योंकि भीड़ तो बहुत रहती है, तो सोशल डिस्टेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में पैसेंजर ट्रेन कैसे चलेगी? अब देखिए मैडम, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत जरूरी है।
और वो कितनी गाड़ियां चलाते हैं। अभी जैसे टिकट उतना ही दो जितना सीट खाली है, इतना ही दे रहे हैं। लेकिन अब ये गंभीर प्रश्न है कि अभी जो गाड़ी चलेगी अभी आगे 12 अगस्त को चलाने वाले, शायद 13 अगस्त को, फिर वो सोचेंगे कि इस पे क्या करना है। वो बड़ा हाई लेवल, ये सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अब कोविड-19 का अभी इजाफा होता जा रहा है दिन का दिन, तो ये इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके से चलाएंगे। हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही गाड़ियों को इतने पैसेंजर लाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे, उनका बराबर जैसे आजकल चेक हो रहा है, चेक हो करके जो स्वस्थ लोग हैं उनको अलाउ करें, और जिनमें थोड़ा सा भी संदेह दिखा उनको वापस कर देंगे। सर इस ये तो संबंध बड़ी में हाई कमान की बातें हैं, वो बात करो। इस संबंध में थोड़ा सा मैं हाँ सर, बताना बोलिए। चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा आप सभी लोगों को। अभी फिलहाल जो अपने पास में 100 स्पेशल गाड़ियां जो चल रही हैं, इसमें अभी चल रहा है कि जो जनरल कोचेस थे उसके अंदर भी जो है हम लोग सीटिंग का रिजर्वेशन करके भेज रहे हैं, और जितनी सीटें हैं, जितने बर्थ हैं, उतने ही पैसेंजर उसके अंदर जा रहे हैं। एक भी वेटिंग वाला पैसेंजर या दूसरा कोई भी तरह का पैसेंजर उस गाड़ी में नहीं जा रहा है। तो जितनी सीट है उतने ही पैसेंजर रहते हैं। अपनी सुरक्षा हमको खुद को अपने को जो है लेनी पड़ेगी अगर ट्रेन से सफर करना है तो, क्योंकि ट्रेन में जितनी सीटें हैं उतना ही उसके अंदर डिस्टेंसिंग तो सीट के हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन होता ही है। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वाली मतलब ऐसा पहले जैसे भीड़ हुआ करती थी कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती है, नहीं वैसा अभी इस तरह का सिचुएशन आगे शायद नहीं होगा। हाँ, वैसा नहीं होगा। अभी उसी रूटीन में चल रहे हैं हम सभी लोग। मुरुक्कर कुछ बात कर रहे हैं। मुरुक्कर सर आप अपने माइक को टच करके बोलिए सर। तब तक एक मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जैसे यादव सर आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, और एनपीएस के बारे में तो बहुत मोटिवेशन दे दिया लोगों को। एक थोड़ा सा करेक्शन है कि आप जो रेलवे में रनओवर होते हैं उस केस में पहले 4 लाख था, अभी 8 लाख हो गया है। ओके, हाँ, ठीक। पहले 4 लाख था, अभी 8 लाख हो गया, और 8 लाख होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एवढा इतना ये हो गया है कि पूरा ये होने के बाद उसका नक्शा बनाओ, उसके फोटो निकालो, बहुत कुछ। पहले तो कुछ नहीं रहता, 1-2 लाइन की बना देते हम लोग। अभी फोटो निकालो, उसको किस पोजीशन से मारा, कैसे मारा, क्या हुआ, क्योंकि एक आदमी का भी कंपोजिशन बचा दिया, 8 लाख बचा दिया। एक कर्मचारी मेरे जैसे मैं स्टेशन मास्टर हूँ, अगर 2-3 केस बचा दिया तो मैंने 24 लाख बचा दिया। मैंने मेरा जो रिटायरमेंट के समय मिलने वाला वो सब बचा दिया मैंने। अमाउंट बढ़ गया। हाँ, यस। मुरुक्कर जी। हाँ, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार। आज की सभा तो अच्छी ही रही, लेकिन परसों की इतनी दिमाग में बैठ गई एनपीएस की त्रिपाठी सर की भाषण, त्रिपाठी सर के वक्तव्य, वो दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। हम तो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में ये बच्चों की सुरक्षा तो बहुत डेंजर है। स्वयं सुरक्षा ही नहीं है तो रेल की सुरक्षा क्या कर पाएंगे। तो सभी मान्यवरों को मेरी रिक्वेस्ट है कि एनपीएस के बारे में बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। जो कोई भी सरकार रहे, कोई किसी भी सरकार रहे, एनपीएस से नए लड़कों को बहुत बहुत धोखा है। और आज के सभा के बारे में, रेल की करेंगे सुरक्षा जिससे यात्री की होगी रक्षा। हम रेल की करेंगे सुरक्षा जिससे यात्री की होगी रक्षा। ये तो ZRTI से ही मिली है दीक्षा, हमें ZRTI भुसावल से ही दीक्षा मिली है। उसे अनुकरण करेंगे और करके करेंगे हम रेल की सुरक्षा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आज के वक्ता लोगों को भी थैंक यू। बहुत अच्छी बात यादव सर ने भी बताई है। सुरक्षा तो हमारे नस नस में है, लेकिन एक है सर, इम्बैलेंस जो है वो थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है। जैसे कि लोको पायलट, गार्ड या गैंगमैन इनकी तरफ ध्यान देते हैं, उसी तरह हमारे पॉइंट्समैन की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। वो भी शंटिंग हो या रोज का भी कार्य हो, बहुत बिल्कुल जान धोखे में डाल के कार्यरत रहते हैं। तो हमारे पॉइंट्समैन लोगों की तरफ भी
अच्छी तरह से सेफ्टी वालों का ध्यान होना या रेल का प्रशासन का ध्यान होना जरूरी है। प्लस पॉइंट्समैन का वर्किंग इस तरफ ध्यान दे, ये मेरी विनती है सर। आप आगे है, हम साथ में बिल्कुल साथ देंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। थैंक यू। अभी समय का थोड़ा अभाव हो गया है, काफी समय निकल गया, करीब 8:45-9 बजने कब जा रहा है। तो आज की सभा हम सोच रहे हैं कि और भी लोग बिजी हैं दूसरे कार्यों में, तो श्री तिवारी जी से आग्रह करेंगे, श्री एसपी तिवारी अपना वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद मिश्रा जी। आज के हमारे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए दादा चक्रवर्ती जी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के संगठन मंत्री, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सहायक महामंत्री मंगेश देशपांडे जी और अजय सिन्हा जी, दोनों लोग जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के वक्ता माननीय श्री अशोक जी भुताड़ और श्री गुलाब सिंह जी, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, हम लोगों को इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा हमारे डिवीजन के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ ले रहे हैं, सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि अगला जो मीटिंग हमारा परसों होने वाला है उसको भी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद सभी लोगों को। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी जी। हम आज का जो कार्यक्रम है, यह सभा अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मध्य रेल मजदूर संघ आप सभी लोगों का कर्मचारी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। रेलवे कर्मचारी संघ, कर्मचारी संघ, मध्य रेल कर्मचारी संघ, हाँ।